की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यानी जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाए या एक से ज़्यादा पार्टनर फर्म को छोड़ के जाए, है ना, तो पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ या फिर हानि होती है उसको साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। किस रेशियो में? देखो, जब भी मान लो 3 लोग थे, ठीक है, सपोज करिए 3 लोग थे किसी पुरानी फर्म में। अब इसमें से बी बंदा फर्म को छोड़ के जाने वाला है, तो इनको जो पहले से लाभ या फिर जो इनकी पुरानी हानि हुई होगी उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, ऐसा हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमेशा पुराने साझेदारों की बात कर रहा है, तो इसको हम पुराने अनुपात में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कोई भी पुरानी चीज़ को हम, चाहे लाभ हो हानि हो या कोई रिजर्व पड़े हो हमारे पास, सब चीज़ को पुराने ही अनुपात में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय अंतरित किया जाता है। देखो, जब साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर मान लो कंडीशन सेम यही हो, है ना, और फर्म को छोड़ के ही जा रहा है यहाँ पे भी साझेदार, अब इनके पास जो रिजर्व पड़े उसको हम कहाँ डालेंगे? तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते में जाते हैं ये हमेशा। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं? पूंजी खाते में जाते हैं। और इनकी भी जब मैं बात करूँ किस अनुपात में बटेंगे, तो ये भी हमेशा पुराने अनुपात में ही बांटे जाते हैं। ठीक है, कोई भी संचय अगर पड़ा है तो पुराने अनुपात में ही साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कभी भी ये पुनर्मूल्यांकन खाते में नहीं आता है। ठीक है, दूसरी बात, ना ही ये अवकाश ग्रहण करने वाले के साझेदार के पूंजी खाते में जाता है, ये सभी लोगों को दिया जाएगा, न कि एक व्यक्ति को, क्योंकि पुराना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में निम्न खातों में पूरी ख्याति जमा की जाती है। देखो, कंडीशन सेम वही है। अब यहाँ पर भी साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है एक, और इनके खाते में जो ख्याति पड़ी है, ख्याति का मतलब क्या होता है? इनकी जो वैल्यूएशन के द्वारा, इनकी वैल्यू या इनकी जो है प्रसिद्धि के द्वारा कमाया गया पैसा जो होता है ना, तो वो सभी साझेदारों को बांट दिया जाता है। ठीक है, किसी एक साझेदार को नहीं मिलता, ये भी सबको मिल रहा है। तो देखो, या तो आपको पुनर्मूल्यांकन से लाभ हो रहा था, या कोई रिजर्व पड़ा था आपके पास, संचय पड़ा था, या फिर आपके पास कोई ख्याति जमा हुई पड़ी है, सब कुछ पुराने साझेदारों को ही दिया जाता है। नहीं, सभी साझेदार जो पुराने होंगे उनको दिया जाता है, और पुराने ही अनुपात में। ख्याति की बात करें हम, तो ये भी इसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का यदि तुरंत भुगतान नहीं किया जाता तो हम उसको कहाँ डालते हैं? देखो, ए बी सी 3 लोग थे फर्म में। अब बी बंदा तो फर्म को छोड़ के जो जा रहा है, तो रह कौन गए? ए ये रह गया और एक सी रह गया। लेकिन होता क्या है, जब फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो सपोज करिए इसका आप पर 50,000 जो है पेमेंट पेंडिंग दिखता है कि ये पैसा आप इसको देंगे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि मान लो ए और सी के पास इतना पैसा नहीं है कि इसको 50,000 रुपये ये जो है दे सके। तो हो यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि आप उसको इंटरेस्ट के साथ साथ किस्तों में पैसा दे देते हैं, है ना। तो ये आप ऋण खाते में इसके में डाल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि आपके पास अगर मान लो तुरंत से पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, जो देय राशि होती है, तो आप उसको ऋण खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा भी यहाँ पर रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि, ये तो हमने पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। ए और बी और सी 3 लोग थे जिनका अनुपात था 1:2:3। बी अगर व्यवसाय को छोड़कर जा रहा है, यानी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो ए और सी का लाभ विभाजन का अनुपात क्या रहेगा? हमसे यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो जब आपको केवल पुराना अनुपात दे रखा हो और ये कह दे कि एक बंदा छोड़ के जा रहा है, तो बाकी बचे हुए जो साझेदार है उनका अनुपात क्या रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं कह रखी है कि बी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो ये ए और सी को कुछ दे जाएगा अपना हिस्सा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो आप डायरेक्टली
जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा गायब कर दो यहाँ से, तो बचा हुआ जो अनुपात रहेगा वो ए और सी का या बचे हुए व्यक्तियों का रहेगा, जिस अनुपात में वो अपना लाभ हानि विभाजन करते रहेंगे। तो 1:3 में करेंगे वो, क्योंकि एक बी बंदा तो छोड़ के चला ही गया, तो उसका जो शेयर था वो हट गया वहां से। तो अब जो टोटल रुपया जो होगा, पहले अगर मान लीजिए 100 रुपए को ये 3 जगह बांट रहे थे, एक हिस्सा ये ले रहा था, है ना, 2 हिस्से ये ले रहा था 100 रुपए में, और 3 हिस्से ये ले रहा था। बट जब दूसरे हिस्से वाला ये गायब भी हो गया, तो अब इसके 4 टुकड़े होंगे, एक हिस्सा ये लेगा, 3 हिस्से ये लेगा। सपोज करिए ये 25 रुपये लेगा और ये 75 रुपये लेगा, है ना। बट पहले की कंडीशन की हम बात करते तो क्या होता है, यहाँ पर 25 तो ये ले रहा, यानी कि अब 100 रुपये के कितने टुकड़े होते, 3 और 2 5 और 1 6 टुकड़े होते यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पर बांट देते, ठीक है। तो इनका नया अनुपात क्या रहेगा, अब 1:3 रहेगा, क्योंकि जो 2 था वो तो चला ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य कहाँ दर्शाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो समर्पण की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाते, क्यों, क्योंकि देखो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है जब साझेदारों ने फर्म के नाम पर एक पॉलिसी ले रखी होती है, जिसका लाभ सभी साझेदारों को मिलता है, ठीक है। जो पैसा क्लेम का आता है वो सभी साझेदारों का होता है। तो एक तरीके से आपको मिलने वाला पैसा है, तो वो तो आपकी क्या है, एसेट्स है ना। जो पैसा आपको बाद में मिल जाएगा, तो वो हमेशा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही होता है, क्योंकि ये आपकी खुद की संपत्ति होती है ना, मिलने वाला पैसा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 में अवकाश ग्रहण, अवकाश प्राप्त और मृतक साझेदार द्वारा दी गई धनराशि किस दर से ब्याज देने का प्रावधान होता है, ठीक है। तो ये 6% होता है, फिक्स जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि एक तो शोभित और एक आगम है, जो कि पार्टनरशिप फर्म में 3:2 के अनुपात में अपने लाभ और हानि को विभाजन कर रहे थे, ठीक है। हमने मान लीजिए निखर को 1/5 के लिए साझेदार बनाया फर्म में, यहाँ पर लिख देते हैं ये निखर का है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि नया अनुपात निकालिए, तो नया अनुपात कैसे निकलेगा, ठीक है। यहीं पर निकालते हैं। सपोज करिए आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा था, उसमें से एक नया बंदा आया, कौन, निखर, वो कितना ले गया, यहाँ से 1/5 ले गया। तो जब 1/5 ये ले गया, तो इसको करते हैं 1/1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/1 में से हम 1/5 घटाएंगे, तो ये आएगा 4/5। कैसे आएगा कि 1 और 5 का एलसीएम लेंगे आप, तो 5 आएगा, ठीक है। 1 का भाग करेंगे 5 में, 5 बार जाएगा, तो यहाँ तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का भाग 5 में करेंगे, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ये हो गया, 1 यहाँ आएगा, तो जब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 ऊपर का वैल्यू आ जाएगा, और नीचे का तो 5 एलसीएम से निकाला ही था। तो ये क्या होगा, ये है जो रिमेनिंग, ठीक है, ये आपके पास बचा हुआ जो है हिस्सा है। अब नया अनुपात निकालने की बात कह रहा है, तो कैसे निकलेगा नया, कि सपोज करिए शोभित का निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो शोभित का पुराना कितना था, शोभित का था पुराना 3, ठीक है। और बट्टे में हमेशा क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 3 और 2 5 होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आप, कितने का, जो बाकी शेयर बचा, कितना शेयर बचा आपका, 4/5 बचा। कैसे निकलेगा, देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 5 25 हो गया, ये शोभित का आ गया। ऐसे ही आगम का निकाल लेंगे, आगम का पुराना कितना था, 2 था, कहाँ से निकाला मैंने, 2, ये गया आगम का, ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है। और टोटल में क्या, वही 5 रहेगा टोटल में। जब टोटल में 5 रहेगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा किसका, जो रिमेनिंग शेयर था मेरा 4/5 था, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 2 में, जो 8/25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बचा कौन, एक निखर और बचा, इसका हमें नया नहीं पता ना, नया क्या रहेगा। तो निखर का मैं यहाँ लिखता हूँ 1/5 के लिए आया था हमने, यहाँ पर आगम का निकाला तो नीचे 25 आ रहा है, शोभित का निकाला हमने, वहां पर भी नीचे 25 आ रहा है, तो इसका भी तो 25 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 25 बन जाएगा। जब नीचे करेंगे आप मल्टीप्लाई 5 का, तो 5 का आपको ऊपर भी करना होगा, ठीक है। तो 5/25 बन जाएगा ये। तो अनुपात क्या निकला, एक तो 12/25 निकला, एक 8/25 निकला, और एक 5/25। तो 12 8 और 5 जो है इसका अनुपात रहेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब ओपन किया जाता है उसकी बात करी जा रही है ना, कब खोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट,
तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी का लेखा करने के लिए कर रहे हैं आप, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी का लेखा करने के लिए कर रहे हैं आप, या फिर संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी दोनों की बात कर रहे हैं आप, ये संपत्ति दायित्व के मूल्य वृद्धि या कमी का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेमोरेंडम वाले का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिकॉज कि संपत्ति और दायित्व में चाहे तो हो वृद्धि या फिर हो कमी, दोनों ही चीजों को हम लिखने के लिए मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, कहें तो स्मरण उपकरण मूल्यांकन खाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक फर्म में क्या है साझेदार जो कि 2:3 के अनुपात में साझेदारी बांटते हैं। उन्होंने सी को शामिल किया, इस शर्त पर शामिल करते हैं कि लाभ हानि बराबर बांटेंगे वो। ठीक है, सी को तो शामिल किया इन्होंने, बट कंडीशन क्या रखी इन्होंने कि लाभ और हानि को ये आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो पुराना अनुपात दे रखा है इनका, एक नया भी दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ए और बी का जो अनुपात था वो 2/5 और 3/5 था। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, अब इन्होंने सी को शामिल किया तो नया अनुपात बन जाता है, यानी यहाँ तो है ये पुराना अनुपात, ए बी और सी आ गए अब, जो कि नया अनुपात कह रहा है ये। नया अनुपात बराबर बराबर कह रहा था सवाल में, तो 3 लोग हैं, बराबर बराबर का अनुपात है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/2 नहीं 1/3, क्योंकि 3 लोग हो गए। ये तो हो गया नया। सेक्रीफाई आपको निकालना है, कहें तो त्याग निकालना है। ठीक है, त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे कि पुराना माइनस नया, पुराना कितना है 2/5, माइनस कर देंगे इसमें से आप 1/3, एलसीएम 15, 5 और 3 का एलसीएम 15। ठीक है, 5 का भाग तो 15 में, 3 टाइम, 3 का तो 5 में, तो 15 में सॉरी, तो 5 टाइम, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 5, तो ये तो 1/15। ऐसे ये तो ए का हो गया, बी का निकालेंगे तो हम पुराना है 3/5, माइनस कर दो इसमें से 1/3, एलसीएम तो 15 ही रहेगा इसका, 3 और 5 का। ठीक है, 5 का भाग देंगे आप 15 में तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगी 5 बार में, तो 3 3 9 माइनस 5 एकम 5, जब 9 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4/15। ठीक है, तो ए का तो आ रहा है कितना 1/15 और बी का आ रहा है 4/15, तो हम जब त्याग अनुपात निकालते हैं तो ऊपर की वैल्यू से मतलब रखते हैं, यानी 1/4। ठीक है, 1 और 4 उठा लेंगे ये, तो 1/4 आएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें 4:1 दे रखा है, जो कि उल्टा कह रहा है ये, है ना। हमें तो ए और बी की बात करेंगे ना, तो ए का तो पहले हमने यहाँ निकाला 2/5 था इसका, और 1/3 के हिसाब से निकाला, तो यहाँ पर तो 1 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, तो 1:4 इसका सही आंसर बनेगा। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, है ना, ये 1/3 है क्योंकि 3 लोग हैं ये, है ना, और सी का भी 1/3 रहेगा। ख्याति क्या होती है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है, इसको इंटेंगिबल जो बोलते हैं। ठीक है, अमूर्त संपत्ति होती है जो कि हम केवल महसूस करते हैं, हम कभी भी हमें ना तो दिखती है ना ये छू सकते हैं इसको, और ये
एक संपत्ति होती है हमारी, यानी खुद का पैसा होता है हमारा भी। एक व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ये करवा रहा है। अंतिम 3 वर्षों का लाभ भी आपको यहाँ दे रखा है क्रम से, और ख्याति निकालिए। तो यह क्या लिखा हुआ है कि ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ। तो पहले 3 वर्षों का औसत लाभ निकालिए आप। कैसे? कि ये 3 वर्षों के जो लाभ दे रखे हैं, पहले तो आप इनको प्लस कर लीजिए। जैसे कि 10,000 प्लस में 12,500, 13,500। जब आप प्लस करेंगे इसको 10, 20, 30, 5, 35 और एक 36,000 हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर देना जितने भी वर्ष थे। वर्ष कितने? 3। ठीक है, 3 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000 निकल के। ठीक है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। हमसे बोला गया इसने कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकालिए। अब लास्ट में आके अब 3 का कर देंगे इसका गुणा, तो 12,36,000 जो ख्याति इसकी निकल आएगी, जो कि राइट आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 10 का ए दिखता है। ठीक है, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था ना, यानी कि यहाँ लिखूँ मैं तो देखो, औसत लाभ, औसत लाभ निकलता है, जितने भी वर्ष के लाभ हो उनको जोड़ के आप ऊपर रख देंगे और नीचे वर्ष लिखेंगे, है ना, कितने वर्ष के लाभ आपने लिखे हैं। देन आप करेंगे क्या, आपको निकालनी है ख्याति। तो ख्याति निकालने के लिए जो औसत लाभ है, यानी कि औसत लाभ गुणा करते हैं हम क्रय वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आहरण पर ब्याज लिखा जाता है। आहरण पर ब्याज कहाँ लिखा जाता है? लाभ हानि बैलेंस खाता के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, ये क्योंकि आहरण पर ब्याज कंपनी का क्या होता है? कंपनी का होता है लाभ, यानी कि फायदा। ठीक है, और एक होता है पूंजी पर ब्याज, एक होता है पूंजी पर ब्याज। ये फर्म का क्या होता है? ये होता है फर्म का नुकसान। नुकसान है तो कहाँ आएगा? ये डेबिट में जाता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना कि पूंजी पर ब्याज होगा तो डेबिट में जाएगा लाभानी खाते के, और आहरण पर ब्याज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। एक फर्म की कुल पूंजी दे रखी है 3 लाख, इसका औसत लाभ दे रखा है 35,000, और व्यवसाय में लाभ की सामान्य दर कितनी दे रखी है? 8%। ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 3 वर्षों के आधार पर निकालिए। देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको हम। औसत लाभ भी दे रखा है। सबसे पहले ख्याति की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ख्याति इसमें निकलेगी, यानी औसत अधिलाभ के आधार पे कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आप अधिलाभ, जिसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे इसका, इसमें हम क्रय वर्ष का। अब क्या क्या चाहिए हमें? क्रय वर्ष तो हमें दिए यहाँ पे 3, लेकिन अधिलाभ नहीं है, तो अधिलाभ का फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप यहाँ पर। अधिलाभ बराबर औसत लाभ आप जो कमा रहे हैं, जैसे कि 35,000 कमा रहे हैं आप है यहाँ पर। ठीक है, और औसत लाभ आप यहाँ लिख देंगे, यानी कि औसत लाभ। इसमें से क्या घटाएंगे आप? यहाँ पर घटाएंगे सामान्य लाभ। ठीक है, तो निकाल लेंगे आप। औसत लाभ तो आपको 35,000 दे रखा है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य लाभ नहीं दे रखा, तो भाई सामान्य लाभ का फॉर्मूला भी लिखिए आप यहाँ पर। सामान्य लाभ बराबर होता है, जो आपको यहाँ कुल पूंजी दे रखी है, इसको हम बोलते हैं विनियोजित पूंजी बोलते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं इसमें हम दर का, भाग कर देते हैं 100 का। तो देखो विनियोजित पूंजी कितनी है हमारे पास? 3 लाख की है। दर कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर? सामान्य दर दे रखी है 8। 8/100 करेंगे, 2 जीरो से आप ये वाले 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर। 8 दिए 24,000 रुपये, ये आ जाएगा आपका क्या? सामान्य लाभ। ठीक है,
जब आपके पास औसत औसत लाभ ये क्या सामान्य लाभ चाहिए था, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे कितना, 24,000। तो 35 में से 24 घटाएंगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा निकल के, 11,000। ठीक है, 35 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा ये, 11,000। ये क्या निकला, ये निकला अधिलाभ। ख्याति का फॉर्मूला ये कि यहाँ पुट कर दो, देखो अधिलाभ हमने निकाल लिया 11,000। क्रियावर्ष कितनी है, 3 गुने के आधार पर कह रहा था, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 33,000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट आंसर आपका 4